Hey dear all, a very very good afternoon. How are you today? Well, Neha, Ritu, Shweta, and Medhavi and Deepshikha. All right. So क्या कह रहे हो मैम? मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा कब होगा? बस ड्रामा होने वाला है, थोड़े दिनों में प्रोज खत्म होके सारी चीजें हो जाएंगी. एंड द नेक्स्ट थिंग, आप लोग परेशान मत होइए. आप लोग जो है यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स हियर. चलिए डिस्कस करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे एंड देन उस पर क्वेश्चंस करेंगे. सो आर यू रेडी एवरीवन? आज मैंने पीपीटी में थोड़ा-सा अपने लिए जगह बना ली है, सो दैट इंटरेक्शन बना रही. यू गाइस आर लाइक पता नहीं क्या कहाँ है, बात कर रहे हैं. सो ओके, सो आई पास द दिल्ली टेस्ट. इस पर बात करेंगे. सी क्या होता है कि हम पहले ना सारे जो जितने भी प्रोज हैं उन पर एक बार बात कर लेते हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं, उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं. देन उसके बाद हम दूसरी चीज़ करेंगे, पोएट्री करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करेंगे और भी चीज़ें उन पर बात करेंगे. सो सबसे पहले हम एक-एक करके काम करेंगे ना, तो एक तरीके का डिसिप्लिन बना रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई वाज़ सेइंग दैट कि एक बार ये चीज़ें कर लें. बीच में मैंने लाए थे कुछ क्वेश्चंस बट फिर आपको थियरी पढ़नी थी, सो आई स्किप्ड दैट पार्ट एंड अब उसको हम बाद में कवर करेंगे. चलिए फिर तो आज का जो ये आई पास द दिल्ली टेस्ट, इसकी जो बात करते हैं, ये लिखी है सुनील गावस्कर ने. अब आप लोग जानते तो हैं ही इनको, तो इनके बारे में ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम आपको बता देंगे. कह रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच बताओ. श्वेता, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, फिगर्स ऑफ स्पीच. अब वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच मैं बता दूँगी बट ये शायद आपको निधि मैम बताएँ. अगर नहीं बताएँगी तो सारी चीज़ें 2-2 टीचर्स हैं, हो जाएगा काम. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन एंड इसमें हम आई पास द दिल्ली टेस्ट इन इंग्लिश. इन इंग्लिश क्या, इतना तो मैंने लिखा है, इंग्लिश एंड हिंदी. सो इनके बारे में बात करते हैं. सो बेसिकली किस पे बेस्ड है आप सबको पता चल गया होगा. दिल्ली में कौन से टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट मैच की बात हो रही है. सो अब जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वी विल हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट और वो इसी से सॉल्व होंगे. ओके, सो क्वेश्चन क्या है, मतलब टॉपिक क्या है? अबाउट द ऑथर. सो बेसिकली इनका पूरा नाम है सुनील मनोहर गावस्कर और इनका जन्म हुआ है 10 जुलाई 1949 में, राइट? Has been a legendary Indian opening batsman. Everybody knows he is also a renowned TV commentator and prolific writer. वो एक मतलब एक तो ओपनिंग बैट्समैन थे बढ़िया और एक अच्छा कुशल राइटर भी थे. है सॉरी ही हैज रिटन मैनी आर्टिकल्स इन लीडिंग जर्नल्स. उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जो जो बहुत ही फेमस जर्नल्स थे, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स वो लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं. ही हैज ऑथर्ड 3 बुक्स. उन्होंने 3 बुक्स लिखी. कौन सी? सनी डेज 1976 में, आइडल्स 1983 में एंड रन्स रूइंस जो लिखी वो 1981 में लिखी, राइट? ओके, ऑल दीज 3 बुक्स हैव अ बेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड्स. सबका बहुत बढ़िया सेलिंग रिकॉर्ड्स रहा है. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. बॉम्बे में उनका जो जन्म हुआ और उनका पालन पोषण हुआ. वेरी गुड एजुकेटेड एट इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंड कॉलेज. ही इज कॉल्ड लिटिल मास्टर. Why is he called Little Master? The reason because of his short height. He is the first batsman in Test cricket to have surpassed Don Bradman. You know, Don Bradman का जो world record था वो तोड़ा of 29 Test centuries का. ठीक है? So by the time he retired from the Test cricket career, he had made 34 Test centuries in 1 to 85 Test matches. मतलब 125 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 34 जो है टेस्ट सेंचुरीज मारे. ठीक है? और दस ही हैड सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिससे उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया. ठीक है, अब आते हैं इनके आगे की डिटेल पर. सो राइट इन शॉर्ट द समरी ऑफ द पीस. आई पास द दिल्ली टेस्ट. आई पास द दिल्ली टेस्ट जो है वो ली गई है सुनील गावस्कर की जो बुक है रन्स एंड रूइन से. इन दिस बुक ही रिकाउंट्स. इस बुक में करते क्या हैं, बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस को रिकाउंट करते हैं जिससे वो जिसके जरिए वो उन्होंने अपनी एक लीन पिच पर एक अच्छा मैच खेला उसके बारे में वो बात करते हैं. ही वाज गोइंग थ्रू अ लीन पिच ऑफ हिज करियर. दिस essay particularly relates to the cricket career of the great Indian batsman Sunil मनमोहन गावस्कर. क्या नाम था? सुनील एमसी क्या था? Manohar Gavaskar. He is the first Indian batsman in the Test cricket who has surpassed Tom Bradman's world record. ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ. He has made 34 centuries so far. During मतलब 34 centuries और भी बनाते रहते. So he has presented
द पिक्चर ऑफ अ टेस्ट मैच प्लेड अ डेली स्टेज, तो वो क्या है, एक पिक्चर जैसी मतलब प्रेजेंट करते हैं थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस ऐसे। एट दैट टाइम हिज बैटिंग परफॉर्मेंस वॉज मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब उस टाइम पे उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी बड़ी बेकार थी। उनकी सेकंड बुक जो आई आइडल, वो रिलीज की गई कपिल देव द्वारा, आपको याद होगा। आपको क्या याद होगा आप लोग पता नहीं, मतलब उस टाइम पीरियड में क्या आप पैदा हुए हो या ना हुए हो, या आई डोंट नो। हालांकि क्रिकेट में जिसको इंटरेस्ट होता है उनको ये सारी चीजें जो है पहले से पता होती हैं। सो पैदा हुए थे आप उस टाइम आप लोग काफी बाद के हो, मतलब उस टाइम तो नहीं पैदा हुए होगे, राइट। मैं नहीं पैदा हुई थी, आप कहाँ से हो जाओगे। नहीं मतलब उस टाइम जिस टाइम आइडल और ये सब बुक्स आई। खैर अब इनकी डेट तो आपको पता ही है, इस टाइम कौन पैदा होता है। ये डेट्स जो लिखी हुई है इन पर भी फोकस करना। आइडल 1983 में, रन्स एंड विंस 1981 में, एंड सनी डेज 1976 में, काफी पुरानी बात है। So Clive Lloyd was a chief guest. Michael Holding and Jeff Duzan honored the function. तो आइडल रिलीज हुई तो उसमें चीफ गेस्ट हमारे थे कपिल देव और क्लाइव लॉयड, और माइकल होल्डिंग और जेफ ड्यूजन, तो उन्होंने फंक्शन को ऑनर किया। अर्लियर टू द बिगनिंग ऑफ द टेस्ट मैच, राइट, जब वो शुरुआत हुआ अर्लियर, तब जब टेस्ट मैच की शुरुआत हुई उस टाइम पे। सो गावस्कर का सीन ये था, ही वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ फॉर्म। गावस्कर शॉर्ट ऑफ फॉर्म थे एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड गॉन लो एट दैट टाइम, और उनका कॉन्फिडेंस जो था वो एकदम खत्म हो चुका था। ही हैड नॉट प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट रन्स फॉर मंथ्स इन द पास्ट, उन्होंने मतलब पास्ट में अच्छे रन्स भी नहीं बनाए थे। उनकी वाइफ की फ्रेंड आई, लड़कियां जब कुछ कहती हैं ना तो बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे मतलब फेमस पर्सन हो, कोई भी हो, लेकिन जब औरतें या लड़कियां कुछ कहती हैं ना तो उसका असर उन पे उनको याद रहता है। मतलब पढ़ने वाले पढ़ने ना पढ़ने की बात तो खैर है ही नहीं, बट उनका असर याद रहता है। हिज वाइफ्स फ्रेंड विजोया हु केम टू हिम एंड हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम टू डू वेल द नेक्स्ट डे इन द टेस्ट मैच। तो क्या हुआ, उसकी वाइफ की जो फ्रेंड विजोया थी वो आई उससे मिलने और एडवाइस देके गई कि देखो नेक्स्ट डे मैच है उसमें अच्छा खेलना। कुछ और लड़कियां थी उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि बढ़िया सेंचुरी बनाना अपने करियर की, ठीक है, समझ आई। सो देयर वर सम क्रिटिक्स आल्सो, कुछ उनके और भी क्रिटिक्स थे जो कहते थे कि बहुत बहुत बेकार खेलता है, डिराइसिव कमेंट्स करते थे, बुरे कमेंट्स करते थे, मतलब एक तरीके से बैड कमेंट्स, डेरोगेटरी, अपमानजनक, राइट। हु हैड कम टू वॉच हिम प्रैक्टिसिंग ऑन द नेस्ट, जो उन्हें देखा करते थे कि नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वो सब ऐसे करके जाते थे, पागल है ये क्या करेगा ऐसे करके। कोई भी अगर कोई सक्सेसफुल है ना तो उससे कभी ना कभी लोगों ने डैश डैश जरूर कहा होगा, समझ तो गए होंगे यूपी बिहार की भाषा में, कि अरे ये जो है क्या कर लेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। मतलब ये इट इज जस्ट अ समरी, और इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सो उस क्वेश्चन से जब आप क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो मैं कराऊंगी, लेकिन क्लास में ध्यान से सुनिए। whenever you do the questions, you basically get uh, approach also, and you get more that the summary is not carried sometimes. Okay, Gavaskar received some messages by post with words of encouragement and happy wishes. उनको कुछ पोस्ट आते थे जिसमें encouragement के messages होते थे, happy wishes होते थे। So amidst mixed reaction, adverse and favorable, दोनों तरीके के reaction आते थे। Gavaskar stood on the wickets as an opener batsman, ठीक है, वो खड़े हुए ओपनर बैट्समैन की तरह विकेट पर। amidst the ferocious extremely fast bowling, he stood like an iron gate. Thus he added another century in his test career by forcing 94 most forceful deliveries, मतलब फोर्सफुल डिलीवरीज आप समझ तो गए होंगे, तेज से आते हुए बॉल में जो सेंचुरी बना ले तो उसकी बात तो और है। इट वॉज हिज फास्टेस्ट सेंचुरी एवर मेड ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर, मतलब ये फास्टेस्ट सेंचुरी थी उनकी जो उन्होंने बनाई। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन विद अ स्ट्रॉन्ग विल। देखो फर्म डिटर्मिनेशन तो जरूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति होता है इसका मतलब, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है इसका मतलब, विद अ स्ट्रॉन्ग विल सेम ही चीजें हैं। द एनकरेजमेंट गुड विशेज एंड प्रेयर ऑफ हिज एडमायरर्स एंड इंडियन पीपल एज वेल एज द चाइल्ड ऑफ सम स्पेक्टिकल्स, मतलब साथ में साथ उनका प्यार भी था, साथ ही साथ चाइल्ड भी थी, चाइल्ड का मतलब घृणा होता है। Yet he did not treat it as a best century of his career। हालांकि उन्होंने ये ट्रीट नहीं किया बहुत बढ़िया सेंचुरी है, उन्होंने बोला ये वो कहते हैं माय बेस्ट सेंचुरी वाज वन स्कोर्ड एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। मतलब उनके अकॉर्डिंग बेस्ट सेंचुरी कौन सी थी, ओल्ड ट्रैफोर्ड में 1974 में। देयर आर द कंडीशंस वर अगेंस्ट बैटिंग, वहां पे कंडीशन थी बैटिंग के अगेंस्ट थी, एंड आई हैड नॉट स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी
फॉर 3.5 years, और उन्होंने पिछले 3.5 सालों में कोई भी टेस्ट सेंचुरी मारी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम उनकी नज़र में सबसे मज़ा ज़्यादा आया, बढ़िया सेंचुरी जो उन्होंने बनाई अपने करियर की, वो 1974 में ओल्ड ट्रैफर्ड में बनाई। राइट, समझ आ रही हैं चीज़ें? आर यू गेटिंग द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू गाइज? क्योंकि समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? नहीं, चलो क्वेश्चंस बता देंगे कि आपको पता चल तो रहा ही होगा। सो गावस्कर हैड सर्टेन क्वालिटीज। देखो, कल वाला टॉपिक तो बहुत बेहतरीन था। कल वाले टॉपिक की अगर हम बात करें, सो दैट वाज अमेजिंग। याद है कल वाला टॉपिक कौन सा था? वो रैशनल माइंड वाला, तो वो टॉपिक था, वो तो बेहतरीन था। अब ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको क्रिकेट मैचेस बहुत पसंद है ना, स्पेशली वॉइस को बहुत पसंद है। हाँ, सो गावस्कर हैड सर्टेन क्वालिटीज, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज थी। ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस। उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। ही इज अ गुड प्लानर, वो बहुत बढ़िया प्लानर थे, एंड प्लेड द टेस्ट मैचेस स्ट्रेटेजिकली एंड वाइजली। और जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले वो बहुत ही वाइजली खेले, समझदारी से। ही वॉज नेवर हेस्टी, वो कभी जल्दी में नहीं रहे, नर्वस नहीं हुए, कंफ्यूज नहीं हुए, रेकलेस मतलब लापरवाह नहीं हुए, जिसकी मीनिंग नहीं पता है यू कैन आस्क मी। While batting and face the ball with a strong will, right? So he adopted the same trend in his personal life. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेम ट्रेंड फॉलो किया, ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड इवन। अपनी मतलब क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भी वो पेशेंसफुल हैं, और काफ़ी जो है मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा। गावस्कर्स लाइफ इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेलियर कैन बी द पिलर्स ऑफ सक्सेस। मतलब गावस्कर की जो लाइफ है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो फेलियर है वो कैसे सक्सेस के खंभों में बदल सकती है, प्रोवाइडेड वन हैज अ डिटर्मिनेशन। अगर किसी के पास डिटर्मिनेशन है कुछ करने की, तो किस तरीके से अपनी फेलियर को वो अपनी सक्सेस में बदल सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब ऑल ओके। दीपशिका, नेहा, मनीषा रानी, मेधावी, अगेन दीपशिका। ओके, यू गाइज आर लिसनिंग टू मी नॉट रेकलेसली बट deliberately. ओके, सो वी विल हैव सम क्वेश्चन ऑन इट। हम जो है कुछ क्वेश्चंस देंगे। ये टॉपिक, ये जो हमारा था, इसमें जो क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिए, उनके थ्रू आपको वो पता चलेगा, थोड़ी सी डिटेल्स और मिलेंगी अबाउट द टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, एंड देन वी विल हैव सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो इतना ही था गावस्कर के, मतलब ज्यादा कुछ नहीं उनके अपने ये जो पूरा का पूरा हमारा ऐसे था। आज का जो टॉपिक था वो गावस्कर के अपने सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी के बारे में था, उन्होंने उसी को बताया है ना। अब इसमें बीच में क्या क्या घटनाएं हुई वो एक बार आपको बता देती हूँ। लिखा हुआ है, अ कपल ऑफ मैसेजेस मेंट अ लॉट। व्हाट डज गावस्कर मीन? वो कहते थे बहुत सारे मैसेजेस उनके पास आते थे, गावस्कर की नजर में इनका क्या महत्व था। तो गावस्कर कहते हैं कि अ कपल ऑफ मैसेजेस वर सफिशिएंट टू चीयर हिम अप। सबके लिए ऐसा होता है, ही फेल्ट रिलैक्स्ड एंड एनकरेज्ड। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अगर आप किसी से मोटिवेशन मांगते हैं, राइट, नहीं, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मोटिवेट करे और वो अगर मोटिवेट कर देता है, सो यू फील गुड। सो ये हमेशा ऐसा होता है। समटाइम्स पीपल थिंक दैट मोटिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कॉम्पिटिशन इज रिक्वायर्ड। नो, दैट्स नॉट ट्रूथ। कंपटीशन तो सेकेंडरी है, पहले आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनके सामने अगर आप कहेंगे कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, तो दे विल ऑलवेज लेट यू डाउन बाय सेइंग यू कैन नॉट डू दिस, इट इज काइंड ऑफ टफ एंड यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो और तुमसे नहीं होगा। अच्छा, आप यहाँ पे शायद वो ना चाहते हो कि आप शायद वो चाहते हो कि आप ना कर पाओ, ये भी हो सकता है, या वो चाहते हो कि आपके अंदर कंपटीशन आए। देयर आर टू थिंग्स। तो वो ठीक नहीं है, दोनों ही कंडीशन में वो ठीक नहीं है। आपको कभी भी मतलब ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो अपनी लैंग्वेज से आपको मतलब लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी मतलब उनसे एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड सुनता है, फिर उसी तरीके का वो बिहेव करता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। तो अगर कोई मोटिवेशन देता है तो वो आपका सगा है, ये सच बात है। हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफर देयर बेस्ट विशेस व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम्स? डज इट हेल्प यू एनी वे? देखो, दूसरी बात यही पूछ रहे हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि गुड विशेस एंड वर्ड्स ऑफ चेयर डू हेल्प मी टू फील बेटर। लाइक ये सबके साथ होता है, एंजाइटी लेवल गेट्स डाउन। What are you feeling on the eve of an important examination? Do you feel any sort of anxiety even after a good preparation? An examination naturally causes anxiety. In spite of good preparation, I do not feel that I'm fully prepared to face it.
ये तो थोड़ी सी मतलब पॉजिटिव अप्रोच हो गई। Alright, now the question is, how far do you think? कितना तुम सोचते हो? Is it proper to make derisive comment when a good player is struggling to regain his form? Does it help the player in a way? So वही चीज आ गई जो मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि जब भी कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता है, सो क्या आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, मेरी फैमिली में मतलब मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या कर लोगे, तुम किसी लायक नहीं हो। पता है कहीं न कहीं आपको लगता है कि अरे नहीं, इसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? बट फिर भी अब ह्यूमन माइंड तो ह्यूमन माइंड, वो सोचेगा कि नहीं अब नहीं होगा, सही बोल रहा है, और वो नहीं होता है काम। क मतलब नॉट एवरी टाइम नहीं होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, सामने वाला, फिर आपकी रिलायबिलिटी बढ़ने लगती है उस पर्सन पे, फिर वो पर्सन आपकी लाइफ़ में और घुसता है आपको लेट डाउन करने के लिए, फिर आपकी लाइफ़ की बैंड बज जाती है। मैं अपनी लाइफ़ हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ। ओके, बट फिर भी इट हैपेंस समटाइम्स विद मी आल्सो। So, okay, it is improper to make derisive comments on a player who is struggling to regain his form. तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई अपनी फॉर्म रिगेन करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर बड़े डेरोगेटरी कमेंट्स आ रहे हैं, बट स्पेक्टिकल्स जो वहां पे बैठे हुए हैं वो अच्छे गेम का वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन दे आर डिसअपॉइंटेड रिजॉर्ट टू क्रिटिसाइज द प्लेयर, सच दे कमेंट सेल्डम हेल्प द प्लेयर, ही इज ओनली डिमोरलाइज्ड। मतलब जब कोई भी पर्सन उसे डिसअपॉइंट करेगा तो ऑब्वियसली पर्सन जो है वो डिमोरलाइज तो होगा, उसका मॉरल डाउन तो होगा। अब ये चाहे किसी भी कंडीशन में हो, इसीलिए तो चीयर करने के लिए लोग बैठे होते हैं। ये चीयर जो है ना वर्ड, ये चीयर करना किसी को, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज अ वेरी गुड बिहेवियर इन लाइफ। लोगों को चीयर अप करो, हर कंडीशन में चीयर अप करो, जिससे कि मतलब कोई भी सोसाइटी में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने, एनवायरनमेंट बने। अ कपल ऑफ मैसेज मेंट अ लॉट। व्हाट डज गावस्कर मीन बाय दिस? See, Gavaskar means to say that a couple of messages were sufficient to cheer him up. He felt relaxed and encouraged. I think it is done. Okay. Now the next question is, what did the young girls ask Gavaskar? छोटी बच्चियां गावस्कर से क्या पूछ रही थी? Why did he laugh at their request? वो उसकी request पे क्यों हंसे? What does it suggest about the level of his confidence? क्या सजेस्ट करते हैं उनकी कॉन्फिडेंस का लेवल? तो लड़कियों ने पूछा गावस्कर से टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ दिस करियर। लड़कियों ने उनसे कहा, देखो जहाँ आस्क टू लिखा होता है ना, वहाँ पूछने की बात नहीं होती है। आस्क टू का मतलब होता है किसी से बेसिकली बात करना, राइट? बात करना या बताना, ठीक है? और एक चीज और, आस्क फॉर का मतलब पता क्या होता है? आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, क्योंकि हर जगह आस्क का मतलब आपने एक ही पढ़ा होता है कि क्वेश्चन पूछना। नो, बोलना भी होता है, किसी से बात करना भी आस्क ही बोलते हैं। जैसे आप टोल्ड बोलते हैं, उसकी जगह आस्क्ड बोल सकते हैं, राइट? गावस्कर laughed at their request because he did not hope to score even half a century. तो गावस्कर हंसे, बोले कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, मैं आधी सेंचुरी 50 रन बना लूं, वो भी नहीं बन रहे। दिस शोज दैट हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाज वेरी लो। मतलब अभी यही पता चलता है कि उसका कॉन्फिडेंस की बैंड बजी हुई थी। Now the next question is, why did Gavaskar leave the nets early during practice? ऐसा क्या हुआ कि गावस्कर ने प्रैक्टिस के दौरान बहुत ही जल्दी चले गए? What was Kapil's reaction, और कपिल देव का इस पर क्या रिएक्शन था? गावस्कर was upset because a part of a crowd had passed nasty remarks on him. मतलब बहुत ही बुरा बोल रहा था क्राउड। अब जो सक्सेसफुल होगा, अब उस पे लोग बुरा बोलेंगे ही। मतलब जिनको लोग जानते होंगे, जिनसे लोगों को उम्मीद होगी अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो लोगों को बुरा लगेगा। ही लेफ्ट द नेट्स अर्ली बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिम कूल एंड रिलैक्स। तो उसने जो है जल्दी छोड़ दिया बिकॉज वो चाहता था कि कूल रहे, रिलैक्स रहे। ठीक है, हेलो राजीव। ओके, आर यू लिस्निंग टू मी? सो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि चीयर अप करना किसी को, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नहीं करते हैं तो आदमी को लगता है कि लाइक होना चाहिए कुछ ऐसा, मतलब चीयर अप जो है वो इम्पोर्टेंट है। और रही बात नेस्टी कमेंट्स की, तो अगर आपको लोग जानते हैं तो कमेंट्स तो करेंगे। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ मतलब ब्लॉग्स बनाते हैं, नाम क्या मतलब पागल है, अकल वकल नहीं है, तो ब्लॉग्स बनाते हैं और अपना ईच एंड एवरी मोमेंट पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, राइट? सारे कुछ पब्लिक के साथ शेयर करते हैं और फिर पब्लिक से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कुछ ना बोले, और जब पब्लिक बोलती है तो उस पर फिर एक वीडियो बनाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा आंखें नोच लूंगी, मुंह नोच लूंगी, इस टाइप की बात करते हैं। तो जानते हैं, जब अगर आप उसको फील तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ही डीड से वो सामने वाला रिएक्शन दे रहा है तो आपकी गलती है यहाँ पे। तो अगर पब्लिक के सामने आप सारी चीजें शेयर करोगे तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दे विल मेक कमेंट्स ऑन इट,
ओके, अरमान मलिक करके कुछ है, मुझे याद आ रहा है। सो अभी मैं देख रही थी, अभी मतलब आई वाज़ गोइंग थ्रू माय यूट्यूब, सो मैंने देखा कि दे बोथ वर येलिंग एट द पब्लिक, द ऑडियंस, they both women were yelling like how dare you to do that, मतलब in Hindi, in bad language. So I was thinking कितनी ज़्यादा स्टुपिडिटी है इस चीज़ की कि यू आर प्रेजेंटिंग, यू आर रिवीलिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ to the public, and then you expect from them not to speak even a single word over it. When you reveal everything, so people will speak. Okay, so if you show your human behavior, they will show theirs. So it is action on reaction, reaction on an action. चलो, who was the chief guest? Who were the other important guest? Chief guest कौन थे? Who were the other important? तो ये बात कर रहे हैं वो आइडल, जब उनकी बुक आई थी, चीफ गेस्ट कपिल क्लाइव लॉयड था और कपिल देव थे, माइकल होल्डिंग और जेफ ड्यूजन जो थे वो और दूसरे इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, राइट? ओके, गावस्कर कुड नॉट टेक गुड रेस्ट एज ही हैड इंटेंडेड। व्हाई? गावस्कर ने गुड रेस्ट नहीं लिया जैसा उन्होंने सोचा था। सो गावस्कर वेंट टू हिज होटल टू रेस्ट एंड हिज वाइफ्स फ्रेंड विजोया, विजोया का नाम बहुत आ रहा है, उसकी सिस्टर एंड ब्रदर्स विद देयर स्पाउसेस came to see them. A party was immediately arranged, so Gavaskar could not. अब पार्टी आ गई, उसकी फ्रेंड आ गई, पार्टी हो गई, उन्हें आराम करना था, लेकिन घर में कोई आ गया, क्या करें? Where and how did the game of cricket originate? So cricket developed in the early 18th century from the bat and ball game, जो कि पहले खेला जाता था, बॉयज द्वारा ही खेला जाता था. Its rules were formulated by the Marylebone Cricket Club, MCC था, which was founded in 1787 and was for many years the governing body of the game. Right? तो ये था काफी पहले. स्पाउसेस का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्पाउसेस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है गाइस अनप्लान्ड. इसके लिए एक वर्ड हमारा एग्जाम में बहुत आता है, दैट इज एक्सटेम्पोर. इसको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, दैट इज एन एडजेक्टिव. जैसे यू डू समथिंग इम्प्रॉम्प्टू. ग्रिन का मतलब होता है स्माइल, एकदम मतलब कटीली मुस्कान. इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है हाँ बेसिकली इररेस्पेक्टिव, जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते. स्कोर अ डक गेट नो रन. हाँ, स्कोर अ डक गेट नो रन का मतलब कोई रन नहीं बना पाना. अटर कंप्लीट. फ्रॉन का मतलब होता है एकदम घूरना किसी को, राइट? निक्ड मतलब टच्ड. माइलस्टोन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट स्टेज ऑन वंस अचीवमेंट. किसी की अचीवमेंट का माइलस्टोन क्या होता है? इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, राइट? स्टूडेंट होता है हार्श. कोई चीज अगर स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा कठोर है. चाइल्ड का मतलब होता है डांटना. लीज का मतलब होता है टर्म. पीरियड का मतलब पता होगा. डेब्यू का मतलब द फर्स्ट टाइम द प्लेयर अपीयर्स. डेब्यू का मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्यूट नहीं होता है, डेब्यू होता है. आपने सुना होगा, बहुत सारे मूर्ख लोग डेब्यू करते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. बताओ. About the author Sunil Manohar Gavaskar, which statement is not true? बताओ, कोई कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, ध्यान से बताना. ऑप्शन नंबर 1, he was born in 10th July 1949. He has been the legendary Indian opening batsman. He is also a renowned TV commentator and prolific writer. He has written a book called Heaven Lake. जल्दी बता दो, मुझे लगेगा कि कुछ बताया है मैंने. सुन रहे हो? दीपशिखा, राकेश, अखिलेश, वेरी नाइस. जैसे ही आपने देखा एंड यू आंसर्ड एंड आई एम हैप्पी. या सो हेवन लेक किसने लिखी है? ये स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. बाकी ये भी सही है. 1949 में उनका बर्थ, और इंडियन बैट्समैन और टीवी कमेंटेटर एंड पॉलिटिक राइटर. और हेवन लेक लिखी गई है गाइस विक्रम सेठ द्वारा. ठीक है, ये लिखी किसने है? विक्रम सेठ ने. और कौन सी हेवन लेक का जिक्र किसमें हमने करा है? हेवन लेक से एक निबंध जो निकला है काठमांडू, उस पे करा है. ठीक है, चलो. I passed the Delhi test. Very nice. I passed the Delhi test book by Sunil Gavaskar is an extract of the book. किसका extract है? अभी मैंने बताया. Sunny days, idols, runs and ruins. Yes, ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म है. मनीषा रानी, नेहा, मेधावी, अखिलेश, दीपशिखा, ये आपका एक्सट्रैक्ट फॉर्म है आपका रन्स एंड रूइंस का.
चलो 1 मिनट गाइस, दरवाजे पे कोई है, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। आप लोगों को मैं क्वेश्चन देके जाती हूँ एंड यू जस्ट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड गिव मी 2 seconds। हाँ जी, उनकी he was a short heighted, right? He was short heighted। यंग एज की बात नहीं है, ही शॉर्ट हाइट, लिटिल मास्टर बुलाते थे उनकी शॉर्ट हाइट की वजह से। ही इज द फर्स्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट टू हैव सरपास डैश ऑफ 29 सेंचुरी इन क्रिकेट। मतलब किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, किसका रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, इसमें भी वन बताया है क्या? डॉन ब्रैडमैन का, माइकल ब्रायन का, सचिन तेंदुलकर का, डोनाल्ड का। अभी पढ़ा है ना, इसलिए अच्छे से याद होगा। वैसे ये तो हमेशा ही याद रहा होगा, आप लोगों को क्रिकेट से रिलेटेड चीजें पता होती हैं, राइट बॉयज? गर्ल्स को भी पता होती हैं। जैसे मेरी सिस्टर है, उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है, बचपन से क्रिकेट देखती आ रही है, और मुझे खेलने का। सच में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सुनील गावस्कर's book Runs and Ruins, he recounts his experience। Runs and Ruins books में वो अपना कौन सा एक्सपीरियंस रिकाउंट करते हैं, बताओ? When he was going through a lean pitch of his career, when he was playing a test match for the first time, when he was going through mental breakdown, when he was young। दीपिका, रितु, मनीषा, श्वेता, अच्छा अभी लड़कियां ही हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अखिलेश, मेधावी, राकेश, दीपशिखा, रितु, नहीं 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 नहीं, रितु का गलत है, और मैं बताती हूँ, मेंटल ब्रेकडाउन नहीं। देखो रन्स एंड रूइंस जो है वो बताती है, रन्स एंड रूइंस पूरी ये बताती है, ये जो पार्ट है इनकी बुक रन्स एंड रूइंस में, वो बताते हैं कि ही वाज गोइंग थ्रू अ लीन पिच ऑफ हिज करियर। ये बताती, ये रिकाउंट करती है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ही वाज प्लेइंग अ टेस्ट मैच फॉर अ फर्स्ट टाइम, पहले भी उन्होंने खेला ना। मेंटल ब्रेकडाउन नहीं था, वो एक्चुअली टायर्ड थे। मेंटल ब्रेकडाउन उनकी लाइफ में रहा नहीं होगा, मतलब इनकी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो है काफी डिटरमिन्ड काइंड ऑफ पर्सन थे। मेंटल ब्रेकडाउन वैसे आते हैं सबकी लाइफ में। हाँ जी, उनकी जो सेकंड बुक थी आइडल, वाज रिलीज्ड बाय कपिल देव। क्लाइव लॉयड जो थे वो चीफ गेस्ट थे। और जो एयर ऑफ द बुक था वो क्या था, तुम लोगों ने इस पे ध्यान दिया? मैंने 2-3 बार पढ़ाया, 2-3 बार मैं वापस मुड़ी, बताया। जैसे रन्स एंड रूइंस का टाइम पीरियड मैं बताती हूँ, इट इज 1981, राइट? रन्स एंड रूइंस 1981 एंड आइडल 1983 और सनी डेज 1976। ठीक है, तो यहाँ पे आइडल की बात हो रही है, वो हुई 1983 में। ठीक है, ये रिलीज कब हुई? रिलीज डेट जो थी वो की थी 1983, राइट? हाँ, विजोया पे तो काफी बात हुई। व्हाट डिड शी एडवाइज? हु वाज विजोया? व्हाट डिड शी एडवाइज? पहला ऑप्शन कह रहा है हिज वाइफ्स फ्रेंड हु केम टू एंड हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम टू डू वेल इन द नेक्स्ट डे। जो उसकी वाइफ से मिलने आई और कहा कि अच्छा खेलना दूसरे दिन। या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जिसने सपोर्ट किया, या फिर उसकी फ्रेंड की वाइफ जो पैसे मांग रही थी। ना, ऑप्शंस आर फनी, ऑप्शंस आर फनी। हिज वाइफ्स फ्रेंड हु केम टू हिम एंड हिज, अगर आपको कुछ नहीं पता हो सोचो तो आप क्या लगाओगे? ये भी लगा सकते हो कि हिज फ्रेंड्स वाइफ हु एस्क्ड फॉर मनी। ओके, सो पहला ऑप्शन सही है आपका। His wife's friend who came to him and his wife advised him to do well the next day in the test match। ठीक है। Did गावस्कर have critics? क्या गावस्कर के क्रिटिक्स थे? नहीं।
ही हैड नो क्रिटिक्स, एवरीबडी अप्रिशिएट, नहीं उनके क्रिटिक्स थे, तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है. देयर वर सम क्रिटिक्स ऑल्सो, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. सम ऑफ देम पास्ट सर्टन डिराइजिव कमेंट्स, ये एग्जैक्टली हमारे पैसेज में लिखा हुआ है कि उनके क्रिटिक्स थे. एवरीबडी किसी भी पर्सन को अप्रिशिएट नहीं कर सकता. लाइफ में क्रिटिक्स जो है वो, अच्छा क्रिटिक्स होना जरूरी है, लेकिन क्रिटिक्स एक लिमिट में होना जरूरी है. ऐसा नहीं है, देखो क्रिटिक्स जो है सारे लोग डिजर्व करते हैं, जो भी सक्सेसफुल है उनकी लाइफ में क्रिटिक्स होंगे, बट हमेशा क्रिटिसिज्म आपको खत्म कर देता है. सो आपके कुछ अप्रिसिएट करने वाले लोग भी होने चाहिए. गावस्कर हैड द क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज थी गावस्कर के अंदर. कौन सी क्वालिटी इनकरेक्ट है इनमें से चार ऑप्शंस में? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस. हाँ ये सही है, ये तो उनके अंदर थी क्वालिटी. दूसरा, ही इज अ गुड प्लानर एंड प्लेड द टेस्ट मैचेस स्ट्रेटेजिकली एंड वाइजली. हाँ ये भी उन्होंने, अच्छा प्लानर थे वो, यही उनकी क्वालिटी है, वो अच्छे प्लानर है. वो कभी जल्दी में नहीं रहते थे. ही वॉज नेवर हैस्टी, कोई मैच में कोई जल्दी नहीं, ना ही नर्वस, ना कंफ्यूज, ना लापरवाह, है ना. वो हमेशा क्या, वाइल बैटिंग एंड फेस द बैट विद स्ट्रॉन्ग विल, और हमेशा बॉल को स्ट्रॉन्ग विल के साथ उन्होंने फेस किया. सो इनकरेक्ट वाले नहीं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट विल बी द राइट ऑप्शन. मतलब 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट, सारे करेक्ट हैं इसमें. चलो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे आज के इस टॉपिक पे. अब ये वाला टॉपिक जो है वो तो हमारा खत्म हो गया. एक दूसरे टॉपिक की समरी जो है वो देख लेते हैं. एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा नहीं देखेंगे, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा. ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 12 चैप्टर्स हैं और 3-4 दिन में इसको. सो अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, द लीडर ऑफ मेन के बारे में. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेती हूँ. द लीडर ऑफ मेन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है. उस पर क्वेश्चंस हम आपको बाद में कराएंगे, बात करेंगे बस. कोई समस्या तो नहीं है क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया. वो अचानक से ना मेरे से वो बंद हो गया था. आपके कमेंट्स भी चले गए, कोई बात नहीं. अब मैं अपना कैमरा हटा देती हूँ उधर से और बात करते हैं दूसरे टॉपिक की. इसका हम समरी डिस्कस करेंगे, देन दूसरे क्लास में इसको आपको वो करवा दूंगी मैं. ठीक है, सो इसकी हम समरी डिस्कस करते हैं अभी. देखो द लीडर ऑफ मेन है, आइए इसके बारे में जानते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं. एक तो ये एड्स बड़े उल्टे सीधे ना आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए. देखो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये क्या है, किसके बारे में है, इसके बारे में जान लेते हैं. सो बेसिकली पढ़ी आपने पहले से होगी, मैं थोड़ा सा डिटेल इसको बता देती हूँ. देन विल लर्न. द राइटर लिव्स इन अपार्टमेंट बिल्डिंग एट पटना. पटना की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में राइटर रहता है. दिस अपार्टमेंट इज मैन बाय 4 गार्ड्स. 4 गार्ड्स हैं इसमें, ऑल द टाइम हमेशा रहते हैं. दो जो हैं वो दिन दिन में काम करते हैं और दी अदर 2 एट नाइट. दो जो है वो रात में काम करते हैं. सफोकेशन, दे लाई सफोकेशन लिटिल सर्वेंट क्वार्टर विच इज सिचुएटेड, मतलब उनका छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं वो पार्किंग प्लेस में बने हुए हैं. दे आर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज देयर, जहां पर वो अपनी फैमिलीज को नहीं रख सकते. 4 गार्ड्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ दीज सिक्योरिटी गार्ड्स आर मिजरेबल फेलोज हु आर सेटिस्फाइड टू बी अलाइव समहाउ. मतलब जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी लाइफ में देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बस वो किसी किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, काट रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू लोअर कास्ट, बहुत ही मतलब ज्यादातर इसमें लोअर कास्ट है, नीची जाति के हैं. दे आर इलिटरेट, देयर पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट द ग्रैंडियर ऑफ द अपार्टमेंट. तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो निरक्षर है. और इस चक्कर में एक मिनट, दे आर इलिटरेट. उनकी जो गरीबी है वो उनको वहां पे खड़ा रखती है अपार्टमेंट की खूबसूरती निहारने के लिए. बेसिकली द ऑथर वाज सरप्राइज्ड टू सी रूप सिंह. वो रूप सिंह को देख करके काफी सरप्राइज्ड हुआ. ही वाज अनलाइक अदर गार्ड्स.
वो दूसरे गार्ड से एकदम अलग था. ही वॉज अराउंड 5'10", हिज बॉडी वॉज वेल बिल्ट. वो 5'10" का था और उसकी बॉडी जो थी वो बढ़िया बनी हुई थी. ही हैड अ लॉन्ग शार्प पेट्रिशियन नोज एंड ग्लोरियस लाइट ब्राउन मुस्टैच. वो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट ब्राउन उसकी मूछें थी और अब ये हैंडसम मैन की तारीफ कर रहा है एक तरीके से. ही वॉज ऑलवेज मूविंग इन द कैंपस ऑफ द अपार्टमेंट इन अ डिफाइंड फ्लॉरिश. बड़े आराम से स्टाइल से घुमा करता था अपार्टमेंट. एक्चुअली रूप सिंह वॉज ट्रू टू हिज नेम. रूप सिंह जैसा उसका नाम था वैसे उसकी शक्ल थी. बहुत हैंडसम था वो. स्मार्ट, डैशिंग, एनर्जेटिक था. His uniform was always ironed and creased, with his shoes were shining black. He was quite unmatched to his fellow guards who were clumsy waist. मतलब वो इतना ज्यादा स्मार्ट था, इतने बढ़िया से कपड़े पहनता था. मतलब अब राइटर का भी दिल आ गया उस पे. अब इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे जो थे वो बड़े क्लमजी थे, बहुत ही बुरी तरीके से कपड़े इधर उधर, बट वो जो था ना बड़ा मजेदार लगा है. So the writer first saw Roop Singh at the reception counter being rebuked by Mr. कीडिया. ये कीडिया महाराज उसको चिल्ला रहे थे रिसेप्शन काउंटर पे. पहली बार राइटर ने उसे वहां पे देखा. ये इंटरेस्टिंग है. मिस्टर कीडिया लिव्ड इन फ्लैट नंबर 9. वो फ्लैट नंबर 9 में रहते थे. गाइस, आर यू लिसनिंग टू मी? अब मुझे एक बार बता दो. श्वेता, नेटवर्क नहीं है क्या? बात है, मेरी आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग फाइन? लाइक मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एवरीबडी प्लीज प्लीज प्लीज. दीपशिका, बहुत अच्छी स्टोरी है. कल भी मैं बताऊंगी. कल मैं इसकी क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अभी तुम लोग पढ़ लो भाई. कल का क्लास डिले हो सकता है. कल मैं एक्चुअली अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो वहां से हमारे सेशन होंगे. कल मैं जा रही हूँ घूमने फॉर 10 days. सो हो सकता है आपका सेशन डिले हो जाए, लेकिन पोस्ट मतलब कैंसिल नहीं होगा. अच्छा, हाँ, तो क्या सुना ये कि जो हमारा ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस बंदे की, उसका नाम रूप सिंह है और केडिया ने उसे हड़का दिया. बताओ. बीइंग रिपोर्ट बाय मिस्टर केडिया. केडिया लिव्ड इन फ्लैट नंबर 9. ही वाज अबाउट मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड. बस 35 साल का बंदा. ही वाज अ रिच बिजनेसमैन. वो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी था. ही वाज वेरी एरोगेंट. 35 साल में इतना रिच हो गया, एरोगेंट हो गया. तो मेरे पास तो बहुत ही 5-6 साल बचे फिर तो. अगर मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाई तो गड़बड़ हो जाए. ही हैड अ गोल्ड वॉच ऑन हिज लेफ्ट रिस्ट एंड मोटोरोला सेल फोन ऑन हिज राइट. अच्छा, उसके पास गोल्ड वॉच थी लेफ्ट और राइट पे मोटोरोला सेल फोन. ही वाज शॉर्ट, स्टॉकी एंड बेल्ट. वो छोटा था, स्टॉकी था, बर्ड था. बेल्ट का प्रोनाउंसिएशन बर्ड होता है. बर्ड. ठीक है. हिज फेस हैड स्टार्टेड अ ब्लोट फ्रॉम एक्सेस ऑफ बियर. उसका जो फेस था वो फूल गया था इतना ज्यादा बियर पीते पीते, जरूरत से ज्यादा. कीड़िया वॉज एन एक्सपर्ट कंज्यूमर. वो एक एक्सपर्ट कंज्यूमर था. ही वॉज ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स. वो अपने समय का रियल बच्चा था. ही हैड टू बाय थिंग्स रैंडमली टू लिव, सर्वाइव एंड टू फाइंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ. ठीक है. वो एकदम ट्रू चाइल्ड था. उसने जो है रहने के लिए, जीने के लिए, लाइफ के पर्पस के लिए काफी सारी चीजें रैंडम चीजें खरीदी. अच्छा, तो क्या हुआ? वंस रूप सिंह वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द कॉर्नर एंड कीडिया वाज स्टैंडिंग एंड शाउटिंग बिफोर हिम. जो रूप सिंह काउंटर के पीछे खड़ा था और कीडिया जो है उसको चिल्ला रहा था उसको. देयर वाज अनदर मैन विद कीडिया. कीडिया के साथ में एक और आदमी था. दे वर एंग्री विद रूप सिंह फॉर सम रीजन और द अदर. वो रूप सिंह पर नाराज थे. एक या एक से ज्यादा रीजंस रहे होंगे. टू रिब्यूक एंड बिकम एंग्री विद वन वर्कर और द अदर वाज द रेगुलर हैबिट टू कीडिया. मतलब चिल्लाना, दूसरों पे गुस्सा करना, ये कीडिया की रेगुलर हैबिट बन गई थी. इतने पैसे आ गए थे. रूप सिंह वाज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ही वाज कॉन्शियस ऑफ हिज सेल्फ प्रेस्टीज. ठीक है. वो उसके अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस था और वो परेशान था सेल्फ प्रेस्टीज को लेकर के. चैतन्य था. राइट. ही वाज प्राउड. उसे गर्व था. एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग. वो मतलब गर्वित पुरुष था और सेल्फ रेस्पेक्टिंग था. हिज आईज वर फुल ऑफ सेंस ऑफ डिफाइंस एंड वुंडेड ऑनर. उसकी जो आंखें थी, सेंस ऑफ डिफाइंस, मतलब वो मना कर देता था और सम्मान के साथ काम करता था. ही टोल्ड कीडिया दैट ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी एंड एज सच ही वाज नॉट एट फॉल्ट इन आस्किंग हिम समथिंग एट द रिसेप्शन काउंटर. उसने कहा कीडिया से कि देखो वो अपना काम कर रहा था और ये उसकी गलती नहीं है. रिसेप्शन काउंटर पे अगर कोई कुछ मांग रहा है, ठीक है. एट दिस मिस्टर कीडिया गॉट ऑफेंडेड एंड आस्क्ड रूप सिंह टू किक हिम. मतलब उसने कहा कि इसको मारो, हटाओ. ऑफेंडेड हो गया. इन द मीन टाइम द राइटर अप्रोच देयर. उसी टाइम राइटर वहां पहुंचा और इंटरवेन. मिस्टर कीडिया टोल्ड हाउ रूप सिंह हैज स्टॉप्ड हिज फ्रेंड.
तो अब वहां पे चढ़ा, उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको रुको, मिस्टर शर्मा गोइंग अपस्टेयर्स विदाउट सीकिंग हिज परमिशन। मिस्टर शर्मा ऊपर जा रहे थे बिना उसकी परमिशन के। एट दिस द राइटर सेड द रूप सिंह वाज नॉट एट फॉल्ट बिकॉज ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी। राइटर ने कहा देखो वो मिस्टर शर्मा की गलती है, बिना परमिशन भागे जा रहे थे, रूप सिंह ने उसे रोका, उसकी गलती नहीं है ना वहां पे। सो अब हुआ क्या, द राइटर लर्न फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना। उसने अपने सर्वेंट मुन्ना से सीखा दैट रूप सिंह वाज अ राजपूत बाय कास्ट। रूप सिंह जो था कास्ट से राजपूत था। ही वाज आल्सो